Assalamu alaikum. I'm Merwah Hamid. I have done my master's and my MPhil from Qaid University. I'm from Rawalpindi, Pakistan, and I have qualified CSS 2019, and I've been allocated to Inland Revenue Service. Throughout all my life, I have been a very active and a very bright student. Well, I'm not bragging here actually, but that's how my record is. Yes, it was still CSS. CSS में आके मुझे थोड़ा सा बहुत सारी hard realities का और harsh realities का अंदाज़ा हुआ. वो I'll let you know in detail. CSS actually, when I was in Qaid University and I was in my MPhil, so there was all, the environment of CSS over there. Everybody was talking about CSS क्योंकि majority university में हमारी either Ravians होते हैं या जितने भी लोग different far flung areas से आए होते हैं, तो they have this one thing कि CSS करना है. So that was the time when I came to know that CSS is something, and yes, it is the superior examination of in Pakistan. So it was then when I thought, okay, I can go for it. But that wasn't a very solid idea. But once when I started my research work and I used to sit in the lab and I started preparing for all that research work, I used to sit there for hours and hours, and I used to think, this is not what I want. This is not my things that go with my aptitude. So I'm a very social person. I'm a very extrovert sort of a person. So sitting here on the desk doing that very routine, I'm not actually undermining any field, but that didn't go with my aptitude. That was the problem. तो फिर मुझे थोड़ा सा ये रियलाइजेशन हुई कि नहीं, कोई ऐसी फील्ड होनी चाहिए जो मेरे एप्टीट्यूड के हिसाब से हो. देन आई थॉट ऑफ CSS के यार CSS की एक जो है ना अटैम्प्ट देनी चाहिए. तो वहाँ से एक्चुअली मेरा ये एक CSS का सफ़र जो है शुरू हुआ, जो कि फिर काफ़ी अर्सा चलता रहा और फाइनली राइट नाउ आई एम इन 48th कॉमन. It happened actually again, मैंने जैसे बताया कि I was doing my research work. तो वहाँ पे मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मैं तो एक बहुत ही डिफरेंट एक एप्टीट्यूड की बंदी हूँ, और यहाँ पर मतलब मेरा टोटली एक रिसर्च वर्क है, और अगर मैं ये कर भी लूँ, मतलब ऑब्वियसली आई कंप्लीटेड माई MPhil बाय देन, तो पाकिस्तान में वो एक स्कोप नहीं है इस सब्जेक्ट का. दो इट इज़ अ वेरी नॉवल सब्जेक्ट. माई रिसर्च वॉज ऑन कैंसर जेनेटिक्स, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया पर थी. So I had a bright future abroad. I could go for PhD in stem cell or cancer therapeutics. It was the very moment when I had to decide कि either I have to do what I want to do, what I wish to do, or the thing I enjoy doing, or I can follow the status quo कि अच्छा sciences हैं, जिस तरह हमारी society के अंदर एक generally एक stereotype है कि जी जो like बच्चा है या जो थोड़ा intelligent है तो उसने sciences पढ़नी है. तो वो एक बड़ा ऐसा फेज़ आ गया था मेरी लाइफ में कि अब मुझे डिसाइड करना है. इट वॉज देन आई डिसाइड कि नहीं, आई वुड गो विद माई हार्ट, आई वुड फॉलो द लीड ऑफ माई हार्ट. फिर वो है ना एक तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा. तो आई एक्चुअली फॉलो दैट. मतलब अक्सर लोग ये आपसे सवाल करते हैं कि जी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे, या आपने किस तरीके से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ की, और व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड दैट. तो सिंपल सी बात है जो कि मैंने फॉलो की और जो कि मैं लोगों को भी इस चीज़ का मशवरा देती हूँ. आप वो सब्जेक्ट्स देखें जिनमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको लगता है आप बहुत ईजीली कर सकते हैं. मेरी 3 अटैम्प्ट्स हैं CSS की. आई क्वालिफाइड CSS इन माई वेरी लास्ट अटैम्प्ट. मैंने इन तीनों अटैम्प्ट्स में अपने सब्जेक्ट्स नहीं चेंज किए. बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि नहीं ये सब्जेक्ट हिट हो गया, वो सब्जेक्ट हिट हो गया, इसको चेंज कर लो, उसको चेंज कर लो. आई वाज लाइक नो, आई एम कंफर्टेबल विद दीज सब्जेक्ट्स, और मैंने इनको बहुत डिटेल में पढ़ लिया हुआ है, तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दीज सब्जेक्ट्स. अच्छा, अब सब्जेक्ट चूज़ करने का रैशनल बेसिकली क्या होता है, आप देखें पहले जो जितने भी ग्रुप्स उन्होंने दिए हुए हैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के FPSC के जो सब्जेक्ट लिस्ट में है, आप उसमें देखें कि आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट जाता है. फिर आप देखें कि उनके पास पेपर्स किस तरह के आए हुए हैं, उनका सिलेबस किस तरीके का है. उसके बाद जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, वो मैटर करता है FPSC का स्केड्यूल. मैं उस चीज़ को बहुत देखती थी, जो CSS का स्केड्यूल आता होता था, डेट शीट जिसको हम कहते हैं,
बहुत सारे सब्जेक्ट्स इस तरह के होते हैं कि एक दिन में 2-2 पेपर हो रहे होते हैं और उनमें अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे, जिस तरह की यूएस हिस्ट्री है एंड इंटरनेशनल लॉ है। अब ये 2 सब्जेक्ट्स नॉर्मली इस तरह होता है कि एक ही दिन इनका पेपर होता है और दोनों सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं जिनमें आपको रिविज़न अच्छी खासी की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे पता था कि यार अगर मैं रिवाइज़ नहीं करूँगी तो आई वुड नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर इन अ वेरी गुड वे। तो उसमें फिर मैंने ये किया कि मैंने इस तरह के सब्जेक्ट चूज़ किए जिनका मुझे आइडिया था कि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि मेरी पहली भी 2 अटेम्प्ट्स में था और मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी सब्जेक्ट के साथ। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पार्ट आपका कवर कर लेता है आईआर का, तो आई वाज कंफर्टेबल विद दैट सब्जेक्ट। दूसरा मेरा सब्जेक्ट था क्रिमिनोलॉजी। अब क्रिमिनोलॉजी का अज्ञान ये होता है कि इट इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। आपने एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स बना लिए तो यू डोंट नीड टू क्रैम एनीथिंग। उसके बाद मेरा था गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसीज़, अगैन अ वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। आपने कॉन्सेप्ट बनाया और इसका पेपर भी एक दिन के अंदर एक ही पेपर इसका होता है और उस दिन और नॉर्मली कोई पेपर नहीं होता एंड यूजुअली इट इज़ द लास्ट पेपर गवर्नेंस का। तो वो मेरा एक सब्जेक्ट था। फिर जनरल स्टडीज़ था, अगेन अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट एंड द लास्ट वाज पंजाबी। अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा इतने कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स और फिर पंजाबी, दैट इज़ ऑल अबाउट क्रैमिंग। तो पंजाबी का ये था कि आई एम फ्रॉम पंजाब और आई हैव अ बैकग्राउंड इन दैट। मुझे इंटरेस्ट भी था पंजाबी पोइट्री में। फिर आई न्यू कि आप जब इतने सारे सब्जेक्ट्स एक तरह के पढ़ रहे होते हैं तो कोई एक डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपकी अटेंशन को ग्रास्प करके रखे। तो पंजाबी ने मुझे इस मामले में बड़ी हेल्प की और आई हैव ऑलवेज स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन पंजाबी। नॉर्मली होता क्या है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए होते हैं। अब एफपीएससी जो ये एग्जामिनेशन ये सारी जो कंडक्ट कराता है, ये जनरलाइज्ड किस्म की एक होती है। इसमें हर तरह का सब्जेक्ट होता है और ज़्यादातर सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो नॉर्मली एस्पिरेंट्स से क्वेश्चन करते हैं कि जी हम तो बड़ी टेक्निकल फील्ड से हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, साइंसेस वगैरह, ये जो फील्ड्स हैं, तो हमारे लिए तो बड़ा मसला होगा और हम किस तरीके से करेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखते हैं तो उसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी। ज़ूलॉजी की ऑप्शन है, बॉटनी की है, अच्छा उसके अलावा फिज़िक्स है, कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, तो यू कैन गो फॉर सच सब्जेक्ट्स एज वेल। लेकिन साइंस के स्टूडेंट का मैं ये कहूँगी बिकॉज उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की आदत होती है और काफ़ी ज़्यादा उनका जिस तरह एक सिलेबस का वो होता है, तो उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज दीज आर वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। ये रियल लाइफ चीज़ें हैं जो हम सोशल साइंसेज में पढ़ते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो वंस यू स्टार्ट स्टडिंग, अपेरेंटली होता क्या है कि आपको लग रहा होता है कि ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू स्टडी द स्टेट, व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज़ अ कंट्री। मतलब एक लेमैन को, एक साइंस स्टूडेंट को स्टेट, नेशन, कंट्री, इन चीज़ों का इतना एक वो जो एक डिफरेंस है उनका भी नहीं आइडिया होता सही से। लेकिन अगैन ये सारी चीज़ें नॉमेनक्लेचर होती हैं। वंस आप फेमिलियर हो जाते हैं सोशल साइंसेस के नॉमेनक्लेचर से, फिर आपके लिए कोई भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। यू एक्चुअली एंजॉय इट। आई वाज आल्सो अ बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट और व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स, तो मुझे वाकई में बड़ा एक तो बहुत मैं अमेज हुई कि अच्छा इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड आई एक्चुअली एंजॉयड दैट प्रिपरेशन फेज। नॉर्मली सीएसएस में ये होता है जो एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा स्कोरिंग होगा या किस में ज़्यादा स्कोर हमारा आ सकता है। अनडाउटेडली ऐसे होता है कि समटाइम्स कोई एक आधा सब्जेक्ट आपका हिट हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने जिस चीज़ पे फोकस करनी है, कोई भी एस्पिरेंट जिसने फोकस करना है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो ये चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है कि क्या आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में है या नहीं है। अब आई हैड इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब सिर्फ इसलिए कि जी इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग दीज आर दी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स और मैं वो रख के बैठ जाऊँ और मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ना हो, और अगर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी सिलेबस से हट के आता है या उन चीज़ों से हट के आता है कि जो मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आई एम डूम्ड। मतलब मेरा तो पेपर नहीं अटेम्प्ट उस तरह हो सकता। तो इसलिए ऑलवेज फोकस कि आपका किस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है। जहाँ तक रही बात स्कोरिंग ट्रेंड की, तो स्कोरिंग ट्रेंड हमेशा आपको रिज़ल्ट के बाद पता चलता है, वो भी आपके फाइनल एलोकेशन के रिज़ल्ट के बाद जब डीएमसी आ जाती है या फिर जो फेल्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी डीएमसी आती है रिटन के बाद, तो आपको पता चलता है अच्छा जी ये सब्जेक्ट स्कोरिंग रहा है और ये नहीं स्कोरिंग रहा। पहले यू कैन नॉट गेस कि ये स्कोरिंग होगा ये नहीं होगा। हो सकता है
एक सब्जेक्ट पिछले साल हिट हुआ है और इस साल वो नहीं होता हिट। अगर मैं अपनी एग्जांपल करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, तो उसमें ये है कि मैंने तीनों अटेम्प्ट्स के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस रखा। वो पहली दोनों अटेम्प्ट्स में मुझे उसने बहुत अच्छा स्कोर दिया, तो आई वाज लाइक यार ठीक है, आई एम कंफर्टेबल विद दैट सब्जेक्ट, तो आई एम गोना टेक दिस सब्जेक्ट। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में वो मेरा सब्जेक्ट हिट हो गया। अब आई डिड नॉट नो दिस थिंग कि ये हिट होगा, बिकॉज आई हैव ऑलवेज अचीव्ड गुड मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट। तो ये जो स्कोरिंग ट्रेंड होता है, इस बेस के ऊपर किसी को भी आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप लोग अपने जो सब्जेक्ट्स हैं या जो ऑप्शनल्स हैं आप उनको ऑप्ट करें, क्योंकि अगर आप स्कोरिंग ट्रेंड की बात करते हैं तो आपके जो 6 सब्जेक्ट्स हैं वो आप सब लोगों के कॉमन हैं, जैसे कि इस्लामियात है, पाक अफेयर्स हैं, और इससे से ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट हिट होता है, लोग वो भी तो पास करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो सब्जेक्ट चूज करने हैं जिनमें आपको लगे कि यू आर कंफर्टेबल, गो फॉर दो सब्जेक्ट्स। जब मैंने अपने ऑप्शन चूज़ किए, जिसमें मैं अपने ऑप्शंस भी आप लोगों को बता देती हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस, शायद आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, पंजाबी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, जेंडर स्टडीज़ एंड क्रिमिनोलॉजी। सो क्रिमिनोलॉजी वाज द सब्जेक्ट जो कि मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई वाज लाइक हाँ ये दिस इज़ द सब्जेक्ट के जो मेरे एप्टीट्यूड के मुताबिक है, आई हैव इंटरेस्ट इन दैट, तो ये करते हैं। आईआर में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इस तरह आई कि बहुत एक्सटेंसिव सब्जेक्ट था, और फिर थोड़ा सा आई वाज़न्ट अवेयर विद द नॉमेनक्लेचर इन जनरल। आई वाज फ्रॉम अ बायोलॉजिकल साइंस बैकग्राउंड, और एकदम से आपको पता चलता है कि अच्छा जी स्टेट जो है वो कंट्री से डिफरेंट है, और फिर जी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी कोई चीज़ होती है, या न्यूक्लियर डेटरेंस का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, बट वंस आई वाज अवेयर विद द नॉमेनक्लेचर। आपने कोई भी जो सब्जेक्ट या ऑप्शनल है उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि आया आपको उसका नॉमेनक्लेचर आता है या नहीं आता। सो जब मुझे थोड़ा सा एक मेरी फेमिलियरिटी डेवलप हो गई आईआर के नॉमेनक्लेचर के साथ, तो दैट वाज गुड टू गो। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था उसको पढ़ना कि अच्छा हाँ फॉरेन पॉलिसी ये है, या नेशनल इंटरेस्ट ये होता है, नेशनल पावर ये चीज़ होती है। तो आप जब एक बार कॉन्सेप्ट्स बना लेते हो, तो सोशल साइंसेज के मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं कि कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर वो चलता है। सो कॉन्सेप्ट इज़ द प्राइम थिंग इन एनी सब्जेक्ट। तो इसके अलावा और डिफ़िकल्टी थोड़ी सी पंजाबी में ये था कि उसका सिलेबस थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, और नॉर्मली ये होता है कि बच्चे वो सिलेबस देखकर डर जाते हैं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और हम लोग इसको किस तरीके से कवर करेंगे। तो उसमें ये होता है कि आप उसके पास्ट पेपर्स देखें और आप देखें कि अच्छा इसने किस किस लाइन के ऊपर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको पेपर का एक पैटर्न का अंदाज़ा हो जाता है। फिर उस बेस के ऊपर आप जो है ना अपनी एक वो स्टडी का सारा एक स्केड्यूल है या जो एक रूटीन है वो आप करते हैं कि अच्छा मैंने ये पढ़ना है, फिर मैंने ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसको अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो एसोसिएट करते हैं कि जी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये है कि नॉर्मली बताया जाता है कि जी आप फ़लाँ किताब भी पढ़ें, फ़लाँ किताब भी पढ़ें, फ़लाँ किताब भी पढ़ें। वो इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट को लगता है कि अच्छा मैंने इस सब्जेक्ट के लिए अगर 8-10 किताबें नहीं पढ़ी तो मुझे कुछ भी नहीं आता। दिस इज़ द फ्लॉ, दिस इज़ द sheer flaw. What you have to do is you have to look for the syllabus को कंसल्ट करें, टॉपिक्स देखें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, स्टे ऑन द सरफेस, डोंट गो टू डीप इन एनी स्टडी। फ़ायदा नहीं है ना अगर आपने एक टॉपिक के ऊपर अपनी 100% एनर्जी इन्वेस्ट कर दी है और दूसरा टॉपिक आपका 20% है, तो आपने बिल्कुल सरफेस पे रह के उसकी तैयारी करनी है। एक तो जो चीज़ मैंने बड़ी ज़्यादा फेस की अपनी CSS की जर्नी में, ज़ाहिर है आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, नॉट एक्चुअली कंजर्वेटिव बट एक टिपिकल फैमिली सेटअप है मेरा, जहाँ पर बिल्कुल ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ें एंड देन यू नो दे क्रॉस द एज ऑफ 24 और 25 इस तरह। तो उस सब सिचुएशन के अंदर CSS MPhil करने के बाद CSS की जो है उसको परसू करना, CSS के करियर को परसू करना और फिर तैयारी करना, ये थोड़ा सा एक टफ टास्क था। बट क्रेडिट टोटली गोज़ टू माय पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा एक सपोर्ट किया। दे वर ऑलवेज लाइक, माय फादर वाज ऑलवेज एक्चुअली लाइक कि जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो, आई विल ऑलवेज बी विद यू। वो शायद उनकी कुछ अपना एक्सपोजर इस तरह का था, तो ही वॉज दैट वेरी पर्सन हु ऑलवेज हैड माई बैक। अगर वो शायद मुझे वो सपोर्ट ना करते तो मेरे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती। लोग बहुत सारे बात करते थे कि अच्छा, जिस तरह मैंने 3 अटैम्प्ट्स मेरी थी, तो लोग बहुत सारे कहते थे कि जी
you could not qualify it in previous two attempts, so you're not gonna do it this time. तो I was like okay, मतलब I'll give it my best. मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है, ताकि at least later in my life मुझे कोई regret ना हो, because that was what I wanted. Again I would say I follow the lead of my heart. I don't think so कि आपके पढ़ने लिखने या फिर एम्पावर होने का कोई फ़ायदा है until और unless जो आपकी socially set stereotypes हैं आप उनको चैलेंज नहीं कर रहे. मतलब एक ठीक है हमारी सोसाइटी है जिसमें जी एक आइडियल एज है जी 24 साल में शादी, 25 साल में शादी. नहीं, दिस इज़ रॉन्ग. आप पढ़े लिखे, आप उसको यूटिलाइज करें. मतलब एक गलत कॉन्सेप्ट है. औरत का सिर्फ काम शादी करना नहीं है. शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, शी कैन परस्यू एनी करियर शी वांट टू. सो इसमें मुझे लगता है फैमिली की सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. और जिस तरह अगेन मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट, बिकॉज कोई मुझ तक कोई बात अगर कहने लगा होता था तो दे ऑलवेज वर लाइक कि हमारी बेटी है, हमें बेहतर पता है हमने क्या करना है. तो आई हैड अ गुड टू गो फ्रॉम माई फादर कि तुम्हारा जो दिल है तुम करो, तो आई विल ऑलवेज बी विद यू. तो आई एम लकी इन दिस सेंस, अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं सबको ही कहूँगी कि डू नॉट थिंक अबाउट सच थिंग्स कि जी शादी इज़ जस्ट अ सोशल इंस्टीट्यूशन. कोई इस तरह का नहीं है कि आप शादी नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे या कुछ नहीं. मतलब आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी. आपको अपना आप मनवाना है. शादी जस्ट फॉर द सेक ऑफ शादी, दैट इज़ टोटली रॉन्ग. आप अपनी लाइफ में सेटल, मैं ये नहीं कह रही कि कोई मैं शादी के इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट हूँ. आप वो करें, आपका दिल कर रहा है. If any girl wants to get married at the age of 21, she can go for it. And if anyone gets to marry at the age of 30, 35, she can go for it. So you should be, as humans, not as females, as humans, you should be totally having this freedom of opting your own career and opting the path of your own life. अभी भी whenever I think of the happiest moment of my life, so that is the moment, yes, not of allocation, it was when I cleared my written exam. And why it is the most beautiful moment of my life, because me and my best friend, we both were together in university, or it's been more than a decade now. So we always had this wish कि यार CSS करना है और इकट्ठे क्लियर करना है. तो हम दोनों का एक वो था. एंड जिस दिन अब वो रिज़ल्ट का कुछ इस तरह हमारे रिटर्न के रिज़ल्ट का हुआ कि अब ना 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ, आज रिज़ल्ट है, कल रिज़ल्ट है, आज रिज़ल्ट है. तो वो हम एक बड़ी ट्रॉमेटिक किस्म की एक सिचुएशन में थे. तो शी गिव मी अ कॉल एंड शी सेड यार आज हम बाहर कहीं चलते हैं. तो वी वर राइट देयर, हम इस्लामाबाद में ही थे और बिल्कुल FPSC के ऑफिस के सामने से हम गुजर रहे थे. वी वर लाइक यार पता नहीं रिज़ल्ट आ नहीं रहा, तो लेट्स गो टू कायदे आज़म यूनिवर्सिटी चलते हैं. तो एकदम से वी गॉट अ कॉल कि बहुत बहुत मुबारक हो. मतलब मेरी फ्रेंड को कॉल है कि बेटा आपका CSS हो गया है. अच्छा, मैं उस वक्त इतनी एक्साइटेड, मुझे ये नहीं हुआ कि मैंने भी CSS पेपर दिए हुए हैं. वी स्टार्टेड शाउटिंग. एंड साथ ही एक मेरी फ्रेंड कहती है उमामा वाज लाइक कि क्या मरवा का भी हो गया. एंड दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. दैट स्टिल इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट कि वी बोथ क्लियर्ड दैट एग्जाम टुगेदर. एंड दैट वेरी मोमेंट व्हेन वी गॉट टू नो दैट वी हैव क्लियर्ड इट, वी बोथ वर टुगेदर. तो वो एक हैप्पीएस्ट मोमेंट. एंड देन आई कॉल्ड माई फैमिली ऑब्वियसली. और वहाँ पर भी एक बिल्कुल ही डिफरेंट सी एक सिचुएशन थी. मेरी फैमिली में से बिल्कुल कभी, जिस तरह मैंने बताया कि कोई एक CSS का कल्चर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी. तो वो मुझे हमेशा से होता था कि यार आई एम सपोज टू मेक माई फादर प्राउड. तो वो जब फिर मैं घर गई तो माई हाउस वॉज फुल ऑफ पीपल, एवरीबडी वॉज देयर, ऑल माई रिलेटिव्स वर देयर. तो यस, दैट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट एक्चुअली. अच्छा, आई हैव बीन एलोकेटेड टू इनलैंड रेवेन्यू सर्विस. तो अब इनलैंड, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ जो है वो इतना ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के बारे में लोगों को नहीं आइडिया होता. अब इनलैंड रेवेन्यू सर्विस इज़ अ ग्रुप जिसका बेसिकली काम जो आपके कस्टम के अलावा जितने टैक्सेस हैं, फेडरल टैक्सेस हैं जिसके अंदर इनकम टैक्स है, उसके अलावा आपका सेल्स टैक्स है, एक्साइज, फेडरल एक्साइज है. तो ये जितने टैक्सेशन का जो एक सारा सिस्टम है ये IRS के अंडर आता है. एंड यू हैव द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. दैट इज़ द पॉइंट टू नोट हेयर. यू आर एट द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन. 17 ग्रेड या उससे ऑनवर्ड्स जितनी पोजीशन होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होती हैं. उसमें बेसिकली आपका काम ये होता है कि आपने टैक्स कलेक्शन या टैक्स वो जो पूरी रजीम है आपने उसके एडमिनिस्ट्रेशन में यूर अ पार्ट ऑफ दैट.
तो पोटेंशियल की अगर जहाँ तक हम बात करते हैं, बिकॉज व्हेन आई वाज एलोकेटेड टू इनलैंड रेवेन्यू सर्विस आई हैड नो नॉलेज अबाउट दिस ग्रुप इन डिटेल। तो आई यूज्ड टू कंसल्ट माय सीनियर्स कि अच्छा इसमें क्या पोटेंशियल है, या मतलब इसमें फर्दर प्रोग्रेस के चांसेस क्या है। तो हम इस तरह के सवाल अमूमन करते होते हैं। 2-3 बातें जो कि मतलब इस ग्रुप में मुझे अच्छी लगी, एक तो ये है कि आपकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इस तरह के, एक तो ये है कि आपकी प्रमोशन का जो सारा प्रोसेस है तो वो बहुत स्पीडी है, बड़ा टाइमली है। दूसरा ये है कि ऑपरेटिव ऑटोनॉमी आपके पास होती है आईआरएस के अंदर, बाकी ग्रुप्स में भी डेफिनेटली है, मैं फिलहाल आईआरएस की सिर्फ अगर बात करें। हॉरिजॉन्टल में ये है कि आप डेप्यूटेशन के ऊपर किसी भी, और अगर आप डिपार्टमेंट में जाना चाहें, प्रोविंशियल लेवल पे आना चाहें तो आ सकते हैं। फिर एफपीआर आपको डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट डिग्री के चांसेस करता है, यानी कि इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर एनी स्टडी जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है, तो वो उसमें आपको आपके डिपार्टमेंट की सपोर्ट काफ़ी हद तक मिल जाती होती है। एक और जो बहुत बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि मेजरली एफबीआर के अंडर जो ऑफिसेज आते हैं, जो आईआरएस के हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के, वो मेजरली थोड़ी मेजर सिटीज़ के अंदर हैं। बहुत ज़्यादा टाउन लेवल के ऊपर या बहुत छोटे शहरों में आपको नहीं जाना पड़ता, और लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी कंपैरेटिवली इस तरह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 9 to 5 की आपकी जॉब है, और उसमें ये है कि आप लाइक आप अपनी एक प्रॉपर लाइफ की रूटीन को मैनेज कर सकते हैं, यू कैन हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। तो ये चंद एक बातें हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं अबाउट आईआरएस। अच्छा, रिटन क्लियर करने के बाद ज़ाहिर है एक साइकोलॉजिकल और वो इंटरव्यू की एक सारी आपकी चल पड़ती है तैयारी, आप उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, और हमें बताया जाता है कि जी आपका जो इंटरव्यू है या आपका जो साइकोमेट्रिक होगा, क्योंकि साइकोमेट्रिक में भी साइकोलॉजिकल भी उसको बोलते हैं, उसमें भी आपका इंटरव्यू होता है विद द साइकोलॉजिस्ट। तो उसमें ये बताया जाता है कि यू हैव टू बी वेरी सीरियस एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अब ज़ाहिर है वो हर बंदा होता है। Now when I went for my psychological interview, तो I was very relaxed. I was like, okay, अभी साइकोलॉजिस्ट हैं, अब इनके सामने मैं कितना ही कोई फेक कर सकती हूँ अपनी पर्सनालिटी को। तो वहाँ पर एक बड़े मज़े की सिचुएशन है। तो मुझे साइकोलॉजिस्ट कहता है कि अच्छा जी, आपको अगर जो है ना गिलगित जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगी? तो मैं कहा सर बाय एयर जाऊँगी। तो कहते नहीं, आई मेंट कि आप किस रूट से जाएंगी। मैंने कहा सर जो रूट्स का रूट है मैं उसी से जाऊँगी। देन अगेन ही सेड नहीं, आई मीन आप किन किन पॉइंट से गुजर के जाएंगे। देन मैंने बताया, मैं सर इस तरह मतलब कहान और उस वाली साइड से नारायण एंड देन ऑलमोस्ट टू गिलगित। फिर मुझे कहते हैं अच्छा तो अगर बलूचिस्तान जाना पड़े। मैंने कहा सर तो पहली तो मेरी प्रेफरेंस यही है कि मैं आई बुक अ फ्लाइट। कहते हैं ओहो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाय रोड अगर जाना पड़े। आई वाज लाइक सर एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम बलूचिस्तान, तो मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है, एंड आई हैव नेवर बीन टू बलूचिस्तान। तो उसमें वो थोड़ा सा ज़रा स्माइल करना शुरू हो गया। प्रीवियस 2 attempts I kept on working on all those study aspects या on my IQ के यार ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये काम करना है, वो करना है, इस तरह मतलब मेरी एक रूटीन रही। However in this very attempt I focused on my EQ, that I have to be emotionally composed, I have to overcome my fear. This is the difference. This time I entered the examination hall with a winning spirit. Winning spirit is like you enter any field, any place where you have to perform and you're like, okay, I'm going to do it. I'll give my best and I'll going to do this thing. I'll going to achieve this thing. That is the winning spirit. When you don't let the negativities or fears affect you, that is the winning spirit. Normally what happens whenever we do anything in our life, we always have a plan B, or there is a general presumption that there's supposed to be a plan B. I have a different point of view on that. During this whole journey, when I was preparing for CSS and I was continuously facing, like failures, and that was my hard life probably, or whatever happens, that happens for the good, but still, I never had a plan B, because I genuinely don't believe in plan Bs, because what I believe is आपने plan B रखा, वहाँ से जो 100% एनर्जी वो अपने प्लान ए में दे रहे थे वो इफेक्ट होती है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग कि आप लोग प्लान बी ना रखो, हो सकता है कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी और शख्स वो मेंटली इतना स्ट्रांग हो कि वो फिर भी प्लान ए पे फोकस कर सके। मेरे साथ ये सिचुएशन नहीं थी।
तो आई वाज लाइक कि ठीक है, एमफिल की तो मेरी डिग्री है ही है, CSS नहीं होता तो हम फिर की फिर देखेंगे। एंड आई नेवर थॉट कि मेरा CSS नहीं होगा। आई वाज ऑलवेज लाइक यार करना है और करके ही रहना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे अक्सर इनफैक्ट मेरे फादर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, वो मुझे कहते थे कि आई एम अफ्रेड कि अगर तुम्हारा नहीं होता तो यू विल बी वेरी हर्ट। तो मैं उनसे कहती थी पापा व्हाई डू यू थिंक दैट कि अगर नहीं हुआ, जस्ट थिंक कि अगर हो गया, जब नहीं होगा तब की तब देख लेंगे कि क्या करना है। तो दिस इज़ द रीज़न आई नेवर वेंट फॉर प्लान बीज, क्योंकि मुझे ये लगता था कि यार अगर मैं प्लान बी सोचूंगी ना, ओके मैं PhD के लिए बाहर चली जाती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, उससे क्या होगा कि मैं 100% अपनी एफर्ट नहीं दूंगी प्लान ए के ऊपर। दिस वॉज द रीज़न। When I talk about civil service and explicitly like being a female, being a woman, so I actually feel blessed because recently we have been to a few institutions. I won't name them obviously, and I have seen misogyny in those institutions. I'm not saying that women don't face any problem in this career, but yes, this is relatively a safer place for females. सिविल सर्विस के अंदर ये है, एक तो ये है कि जिस तरह हमारी जब ट्रेनिंग भी होती थी तो सिविल सर्विसेज अकेडमी, इट ऑलवेज ट्रीटेड अस, द फैकल्टी ओवर देयर ऑलवेज ट्रीटेड अस लाइक इक्वल्स। कोई ये नहीं था कि जी ये फीमेल ऑफिसर है या ये मेल ऑफिसर है, वी वर ऑल दी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, दे यूज्ड टू कॉल अस एज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। वो एक चीज़ थी। जो ट्रैक सूट लड़कों का है तो वही लड़कियों का ट्रैक सूट है, कोई कंपल्शन इस तरह की नहीं थी। फिर अगेन जिस तरह मैंने बताया कि रिसेंटली आई वेंट टू अ फ्यू इंस्टीट्यूशंस, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ देखी कि जितनी अथॉरिटी फीमेल को सिविल सर्विस में मिली हुई है वो रिलेटिवली वहाँ पर नहीं थी। मैंने वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोस्ट्स के ऊपर फीमेल्स उतनी नहीं देखी हैं, जो उनका जनरल एक माइंड सेट था मैंने नहीं देखा। वहाँ पे दे यूज्ड टू रेफर टू अस एज फीमेल ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स। तो ये एक मैंने ना डिस्पैरिटी इन दो इंस्टीट्यूशंस में देखी। लेकिन अगर आप सिविल सर्विस की बात करें तो येस, फीमेल्स आर कंपैरेटिवली इन अ सेफर प्लेस व्हेन दे आर इन सिविल सर्विस। व्हेन आई टॉक अबाउट माई CSS जर्नी, बिकॉज मुझे 3-4 साल लगे, एक्चुअली 4 साल, बीच में एक साल जो तो मैंने अटैम्प्ट स्किप कर दी थी 2018 की, तो 3-4 साल हो गए। उसमें मैंने वाकई में बड़ा चेंज देखा। वो नॉर्मली कहा जाता है ना कि ये CSS की तैयारी इज़ बेसिकली अ फेज, यू एंटर एज अ डिफरेंट पर्सन एंड व्हेन यू एग्जिट दैट फेज यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन। दैट इज़ व्हाट आई एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड। I remember in my second attempt, I was unable to qualify the essay. That was the very first paper in the exam. तो वो मेरा qualify नहीं था हो सका। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो I was failed in that, और मैं बड़ी थोड़ी सी डिजेक्टेड भी थी कि यार इससे फेल हो गया। आप तैयारी भी की थी, लिखा भी था सारा कुछ। Meanwhile, I got a call, an opportunity के article writing की। I was like, मेरा essay fail है, how can I write something? So there was again my friend, she was like, Kenny, you should give it a try. Then I started writing articles. Right now I have somewhat like more than 50 published articles, and that is just because of this whole phase. अगर मैं CSS में ना आई होती, मैंने उन चीज़ों को ना पढ़ा होता, वो तैयारी ना की होती, तो मेरी वो स्किल नहीं थी कभी भी डेवलप होनी। Today I have that skill. That is because of this entire phase. Secondly, जो एक बहुत चेंज आया वो ये आया कि I started embracing failures. क्योंकि till my MPhil again I have been a very bright student, और उस सब में पहली अटेम्प्ट फेल करना तो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था कि मेरी कोई चीज़ फेल होगी है। आई यूज्ड टू फियर फेलियर, लेकिन इस सारे फेज में आई स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग फियर, क्योंकि जब तक आप अपने फियर से ही डरते रहेंगे ना, आप उसका सामना ही नहीं कर सकते। जब तक आप उस चीज़ का सामना नहीं कर सकते तो आप उसको काउंटर किस तरह करेंगे? आप तो उससे डर के छुप के बैठ गए। Until or unless you face your fear, you can never conquer it. So if you want to conquer your fear, if you want to win as a whole, तो आपने सबसे पहले अपने fear को face करना है। अच्छा, this is my fear, this is the thing I am afraid of. अब मैंने इसको किस तरीके से कवर करना है, एक ही चीज़। तीसरी चीज़ जो आती प्राइम लेवल के ऊपर है, लेकिन मैं अभी कोट कर रही हूँ, वो ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान। तो हम मुसलमान हैं, वो तो पहले भी है, लेकिन इस सारे फेज़ में बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह आए व्हेन आई वाज एट माय लो, इनफैक्ट माय लोवेस्ट पॉइंट ऑफ माय लाइफ। तो उस वक्त मुझे होता था कि नहीं यार, व्हाटएवर इज़ हैपनिंग, दिस इज़ हैपनिंग फॉर द बेस्ट। तो ये एक चीज़ तो मेरा आप लोगों को भी है, जितने लोग जिस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों को मेरा एक मशवरा है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। देखिए,
कभी भी कोई वेव जो है ना वो बगैर क्रस्ट और ट्रफ के नहीं बनती। देयर इज ऑलवेज अ क्रस्ट एंड देन देयर इज ऑलवेज अ ट्रफ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आपकी लाइफ में कोई फेलियर नहीं है तो आपको अपनी विक्ट्री का अंदाज़ा कैसे होगा? दैट वुड बी ऑफ नो यूज़। तो whenever you face any failure, try to face it, try to embrace it and try to work on it, try to conquer it. तो बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे अभी जिनकी शायद एक आधी अटेम्प्ट फेल हुई भी होगी, दूसरी हुई भी होगी। नेवर लूज होप। मैं हमेशा कोट करती हूँ, मुझे जैसे एक कोट ने बहुत मोटिवेटेड रखा था थ्रू आउट ऑल दैट जर्नी, दैट वाज magic happens when you don't give up, even you want to, because universe always falls in love with a stubborn heart. So be that stubborn heart and trust me, universe will fall in love with you. नॉर्मली एस्पिरेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग अकेडमी ज्वाइन करें या हम लोग खुद से पढ़ें। तो देखिए ये टोटली डिपेंड करता है अगेन आपके बैकग्राउंड नॉलेज के ऊपर, आपके एप्टीट्यूड के ऊपर। आया कोई आपके पास गाइडलाइन है या नहीं है। जिस तरह मैं अपनी बात करती हूँ, आई हैड नो गाइडलाइन। मुझे नहीं पता था कि अच्छा ये सब्जेक्ट्स किस तरह चूज़ करने हैं, इनकी बुक्स कहाँ से लेनी है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। अब उसमें मुझे ज़ाहिर है गाइडलाइन चाहिए थी। एंड देयर इज़ नो शेम इन जॉइनिंग एनी अकेडमी, बिकॉज आई वुड अप्रिशिएट दैट थिंग कि आपको लग रहा है आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत है, गो फॉर इट। तो मैंने क्या किया कि मैंने अकेडमी ज्वाइन की। मुझे वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि हाँ दिस इज़ द बेटर सब्जेक्ट, या फिर इस तरह मैं कर सकती हूँ, मैं ये नोट्स ले सकती हूँ। तो और अगर किसी को लेकिन लग रहा है कि वो शायद सेल्फ स्टडी अच्छी कर सकता है तो आई वुड अप्रिशिएट दैट एज वेल। मैंने अपनी आखिरी अटैम्प्ट के लिए अकेडमी नहीं ज्वाइन की थी, मैं वो खुद ही से तैयारी करती होती थी, क्योंकि ना मुझे वो बेसिक गाइडलाइन मिल गई थी। तो CSS का चूँकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और आपको बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ही कह रहे होते हैं ये किताब पढ़ लो, वो पढ़ लो। जब तक आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं सही मिलता या एक ऐसा बंदा जो एक प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करे, तो आप इस चीज़ में से नहीं निकल सकते। आप इनफैक्ट मज़ीद कंफ्यूज हो जाते हो। तो यू नीड दैट गाइडिंग लाइट। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ अकेडमी से ही आपको मिलेगी। आपका कोई बड़ा बहन, भाई, कज़न कोई भी है जो आपको गाइड कर रहा है, अगर वो आपके पास है और आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी बेहतर कर सकते हैं तो गो फॉर इट। बट इफ़ यू थिंक कि आप अकेडमी की स्टडी से सेटिस्फाइड हैं तो गो फॉर इट। मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में अकेडमी ज्वाइन की थी क्योंकि मुझे चीज़ों का आइडिया नहीं था। तो दैट इज़ टोटली ऑन टू यू। इसी तरह अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो मुझे याद है जब मैं तैयारी कर रही थी तो बहुत, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था 2015 में और 2016 के अटैम्प्ट के लिए नया सिलेबस था, तो बुक्स नहीं थी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी ढूंढ कर पढ़ती होती थी। तो वो ये होता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस अप्रोच के साथ सूटेबल है। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अकेडमी नहीं ज्वाइन की एंड दे क्वालिफाइड CSS। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अकेडमीज के साथ क्वालिफाई किया। दैट इज़ टोटली अप टू यू। As world we are going through a very sort of a tough phase, एक पेंडेमिक की सिचुएशन है और हम उसमें से गुजर रहे हैं। तो उस सब में ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह LRN है, तो इसका मतलब मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा इसकी आप कह लें कि पॉजिटिव लगी वो ये है कि एक तो वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपकी जितने भी जो क्लासेस हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो वहाँ पर आपके मौजूद हैं। वो इट इज़ नॉट लाइक दिस कि वन टाइम है, आप आए क्लास में आपने लेक्चर लिया और ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लेक्चर वहाँ पर रहेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन रहेगी। दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प एनी पॉइंट, तो आप दोबारा उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जिस तरह भी पेंडेमिक की सिचुएशन है और ऑन कैंपस चीज़ें जो हैं किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं। हम लोग की CTP कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, हमने ही CTP की है। तो उस सब में ये एक ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि फार फ्लंग एरियाज़ के हैं। अब उनके साथ क्या होता है कि वो एक बंदा अपने नाम का सब्जेक्ट बना के बजाय इसके कि वो जो है मिसगाइड आप लोगों को करे, तो ये आपको एक डिटेल्ड प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि जहाँ पर आप हर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली अगर लेट्स से कोई बंदा आप गवादर से है, कोई फसनी से है, बाजोड़ एजेंसी के रीजन से है, तो अब ना तो वो बच्चा एबटाबाद, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद आ सकता है अकेडमी अटेंड करने के लिए, ना उसको किताबें इतनी ईजीली अवेलेबल है, ना कोई टीचर अवेलेबल है। तो एटलीस्ट एक ऑनलाइन फॉरम उसके पास है जहाँ पर वो अगर 6 बार एक लेक्चर देखना चाह रहा है तो वो देख सकता है, वो 20 बार एक चीज़ पढ़ना चाह रहा है तो वो पढ़ सकता है। तो आई वुड से कि ये एक बड़ा ही स्मार्ट लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो आई एम एक्चुअली वेरी पॉजिटिव अबाउट इट एंड आई वुड अप्रिशिएट
कि अब जिस तरह का हमारी एक बिजी स्केड्यूल है और ये पेंडेमिक का सारा सीन है, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और भी होने चाहिए. इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव.